Hello everyone, welcome to our YouTube channel MKS Tutors. My dear students, today we will teach and learn about the physical feature of India. I had taught of this chapter before some days: mountain areas, mountain peaks, northern mountains. So today we will explain once again plains, plateau and island groups. So let's start our topic. इंडिया के फिजिकल फीचर के बारे में बताया जा रहा है। हमने पहले पढ़ा था कि फिजिकल फीचर के आधार पर भारत को 6 भागों में डिवाइड किया गया है। आपको मैंने बताया भी था कि नॉर्दर्न माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन, प्लेटू, आइलैंड ग्रुप्स, है ना, और डेजर्ट्स, और आपका क्या है, कोस्टल प्लेन, कोस्टल एरियाज, है ना। तो इस प्रकार 6 पार्ट में डिवाइड किया गया था। अभी हमने आपको सिर्फ माउंटेन के बारे में पढ़ाया था। आज हम कोशिश करेंगे कि प्लेन, प्लेटू, आइलैंड ग्रुप्स, इन 3 पार्ट्स को हम रिकवर कर सकें। तो अब स्टार्ट करते हैं बेटा। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम प्लेन के लिए, जो प्लेन्स होते हैं ये कैसे होते हैं, इनको हम क्या कहा जाता है, समतल भी कहते हैं, या जिसको हम क्या कहते हैं, मैदान भी कहते हैं, है ना। तो मैदान का निर्माण, फॉर्मेशन कैसे हुआ? तो मैदान का फॉर्मेशन के लिए सबसे ज्यादा बड़ी जरूरी बात होती है कि रिवर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब रिवर माउंटेन इलाकों से निकलती है तो अपने साथ क्या लेकर आती है? सिल्ट, क्ले, है ना, सैंड, ये सारी चीजें लेकर आती हैं। ये जब लेकर आती हैं तो इलाके, क्योंकि माउंटेन इलाकों से गिरती हैं तो चट्टानों पे तोड़ती फोड़ती हुई, उसको बराबर करती हुई, अपने उनको छोटे छोटे बोल्डर में, बड़े बड़े पहले चट्टान होते हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में, पीसेज में उनको करती जाती हैं। तो इस प्रकार छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। और जब फ्लड आता है, यानी इन रिवर की वजह से जब क्या आता है, जब फ्लड आता है, होता क्या है, ये रिवर आती हैं आसपास के इलाकों में फैला देती है। यानी पहले पानी फैलेगा, भरेगा तो आसपास के इलाकों में भर जाएगा। लेकिन तो पानी कम होता है तो मिट्टी तो वही रह जाती है, मिट्टी वहीं कहीं जाती नहीं, तो क्या बना देती है, वो मैदान बना देती है। उससे क्या बन जाता है बेटा? प्लेन। जब प्लेन बनता है, जब मैदान सूख जाता है, पानी बह जाता है, पानी खत्म हो जाता है, तो प्लेन बनता है। और उसी प्लेन में फिर क्या होती है बेटा? एलुवियल मिट्टी होती है। एलुवियल जो सॉइल होती है, ये बहुत ही क्या होती है, फर्टाइल होती है बेटा। ये बहुत ही फर्टाइल सॉइल होती है, जो वर्ल्ड की सबसे, यानी विश्व की सबसे फर्टाइल सॉइल मानी जाती है ना। या जान लीजिए कि विश्व की सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल मानी जाती है ये एलुवियल सॉइल। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर क्या ये प्लेन हर जगह मिलता है? बिल्कुल मिलता है। हर कंट्री में कहीं कहीं प्लेन मिलेगा। जैसे हमारे कंट्री में प्लेन मिलता है ना। तो इसकी जो लंबाई है, अगर हम प्लेन की लंबाई की बात कर लें तो इंडिया में जो प्लेन है, इनकी जो लेंथ है वो लगभग 2400 किलोमीटर, लगभग 2400 किलोमीटर। ये है वही क्या बेटा? लेंथ, है ना। अगर हम विड्थ की बात करें, चौड़ाई की बात करें, लगभग ये बेटा 240 किलोमीटर से 300 किलोमीटर करीब। कहीं कहीं बुक्स में अलग अलग भी मिलता है, बट तो मैं आपको ऑथेंटिक बता रहा हूँ। ये 240 से 300 किलोमीटर की लंबाई, मतलब चौड़ाई तक ये लेंथ पाई जाती है। इसमें सबसे बड़ा योगदान होता है आपकी रिवर्स का। रिवर्स अपने साथ सिल्ट, क्ले, सैंड लेकर आती हैं, उसको छोड़ देती हैं, पानी आगे बढ़ जाता है। उसके पश्चात जो पार्ट, खाली पार्ट मिलता है, वही क्या बनाता है आपका? मैदान। मैदानों में फिर क्या करते हैं हम लोग? एग्रीकल्चर करते हैं, एग्रीकल्चर का वर्क होता है ना। और भी क्या काम करते हैं हम लोग? यहाँ बिजनेस भी करते हैं, है ना, जॉब, स्कूल, कॉलेज, यानी जितने और भी वर्क होते हैं, है ना, उन सारी चीजों को हम करते हैं। जिसमें से एग्रीकल्चर के लिए लगभग 70% पीपल इसमें क्या रहते हैं? इन्वॉल्व रहते हैं। लगभग 30% पीपल इसमें इन्वॉल्व रहते हैं।
इसको हम सर्विस कहते हैं बेटा, है ना। जो आप बिजनेस से सब क्या होते हैं, सर्विस कहलाती हैं। तो ये कुछ आपके प्लेन्स के थे। अभी हम प्लेन्स के बारे में और थोड़ा सा जानते हैं बेटा। जैसे भी प्लेन्स होती हैं, मैंने आपसे बताया कि प्लेन आया अगर इंडिया में, मैदान बना, तो इसमें कौन सी नदियां इंपॉर्टेंट बेटा, 3 रिवर। कौन कौन सी है, गंगा, है ना, उसके बाद इंडस, उसके बाद ब्रह्मपुत्र। इसी को सांगपो भी कहते हैं बेटा, है ना, इसी को सांगपो भी कहते हैं। तो इस प्रकार ये 3 रिवर है, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर होती है, गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र। गंगा आपकी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से, गंगोत्री से। इंडस यानी सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से, मानसरोवर लेक। देखा जाए तो ये तो यूके में है, उत्तराखंड में है, ये कहाँ पर है, तिब्बत में है, तिब्बत के प्लेटो के पास। ब्रह्मपुत्र भी कहाँ से है, मानसरोवर झील से, मानसरोवर लेक, ये भी तिब्बत से है। ये कुछ पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए, जीके भी पॉइंट्स आप मान सकते हैं इसको, कि गंगा गंगोत्री से निकलती है, उत्तराखंड यानी यूके में है। इंडस जो है मानसरोवर लेक से निकलती है, तिब्बत में है, यानी तिब्बत देखा जाए जिसमें चाइना में है। और ब्रह्मपुत्र जो है सांगपो रिवर इसका दूसरा नाम है। जैसे गंगा का नाम बदलता रहता है, इंडस का नाम बदलता रहता है, ऐसे इसके नाम बदलते रहते हैं। जिसको सांगपो हिंदी भाषा में इसको कहेंगे ब्रह्मपुत्र इंडिया में, और तिब्बतीय लैंग्वेज में इसको बात करते हैं सांगपो, है ना। तो ये मानसरोवर झील से निकलती है, ये भी, जिसको हम तिब्बत से, ये वहाँ से निकलते, इसका जो ओरिजिन है वो ओरिजिन है तिब्बत मानसरोवर झील। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए। अभी हम आगे बढ़ते बेटा इसके बारे में जानते हैं। हमने भी कहा था रिवर के बारे में बात की, है ना। अगर हम गंगा की बात करते हैं, ये गंगा बेटा जो है यूके, उत्तराखंड से इसका ओरिजिन होता है ना। ये फ्लो करती है कहाँ तक, बे ऑफ बंगाल तक। बे ऑफ बंगाल तक जाती है ना। बे ऑफ बंगाल मतलब बे ऑफ बंगाल क्या, इंडिया में अगर हम इसकी बात करें तो ये जाएगी कलकत्ता तक, कोलकाता, उसके बाद फिर ये एंटर कर जाती है बांग्लादेश। बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है पद्मा। ये सब चीजें आपको मैंने बहुत पहले बता रखी है ना। बांग्लादेश का पद्मा, यहाँ गंगा रहती है। तो ये देखा जाए तो बे ऑफ बंगाल तक जाती है, जहाँ पर जो क्या बनाती है, ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ क्या बनाती है ये। अच्छा, हम यहाँ ब्रह्मपुत्र भी लगा लेते हैं, मान लीजिए यहाँ से ब्रह्मपुत्र निकल रही है, ब्रह्मपुत्र रिवर, है ना। पहले इसका नाम क्या था, सांगपो, सांगपो, है ना। ये इंटर किया कहाँ पे, असम में, नाम हो जाता है इसका दिहांग या दिवांग। फिर असम में आता है, यानी अरुणाचल में इंटर किया। सांगपो रिवर जो है तिब्बत में नाम है इसका। ब्रह्मपुत्र जब अरुणाचल में इंटर करती है तो इसका नाम हो जाता है दिहांग या दिवांग। और जब ये असम में इंटर करता है नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। और जैसे ही ये बांग्लादेश में इंटर करता है नाम हो जाता है जमुना। और जब नाम जमुना होता है तो यानी इधर गंगा और इधर ब्रह्मपुत्र दोनों, यानी यहाँ पर पद्मा नाम हो गया, उसका यहाँ जमुना नाम हो गया। और जब ये दोनों आपस में मिलती है तो एक नई नदी बनती है, नाम हो जाता है मेघना, है ना। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि ये जो है इंटर किया और बांग्लादेश में आया। अभी ये कहाँ पर है, आसाम में है ना। आसाम के बाद ये जो है सीधे कहाँ पे आ रहा है, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में नाम क्या हो जाएगा इसका, जमुना। यमुना नहीं होगा, जमुना हो जाएगा। और फिर ये और ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, नाम हो जाएगा मेघना। ये मेघना रिवर क्या बनाती है, सुंदरबन का डेल्टा।
समझ आ रही है? ये दोनों फैमिली का बनाएंगी सुंदरबन का डेल्टा। तो ये तो कुछ आपका फॉर्मेशन हो गया कि रिवर गंगा आपके साथ आती है। हमेशा गंगा में जो है सिर्फ गंगा अकेली नहीं है, इसमें यमुना भी है, यानी इसकी ट्रिब्यूटरी भी है। ठीक है, इसकी जो ट्रिब्यूटरी रिवर होती है, सहायक नदियां होती हैं, गंगा, सोन, है ना, गोमती, है ना, गोमती, गंडक, कोसी, है ना, बहुत सारी रिवर हैं। इतनी रिवर से बेटा कि आपको अगर नाम सरयू भी देखिए, सरयू आई, है ना, सरयू हो गई, जैसे नाम पहले घाघरा था, है ना, उसके बाद गोमती हो गई, सोन हो गई, गंडक, चंबल, है ना, कोसी, सोन, रेहन, बहुत सारी नदियां हैं जो गंगा में जाकर क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। और ये सब क्या बनाती हैं, एक प्रकार से आपका यही रिवर का फॉर्मेशन करती हैं। बच्चों जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये जब जो है इंटर करती है अरुणाचल से इंडिया में, जब इंटर करती है तो वहाँ पर क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है तो बहुत ज़्यादा कुछ फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे वो इंटर करती है असम में, तो असम एक मैदानी इलाका है, थोड़ा सा मैदान है वहाँ, बहुत ज़्यादा मैदान नहीं है, लेकिन अगर हम सेवन सिस्टर के अकॉर्डिंग अगर तुलना करें तो वहाँ पर मैदान अच्छा पाया जाता है, बड़ी मात्रा में मैदान है। तो वहाँ मैदान में जब आता है तब उनको मैदान की वजह से यानी प्लेन की वजह से वहाँ पर ये जो है थोड़ा सा जो प्लेन वाले एरिया होते हैं उसका फॉर्मेशन करता है, और इसीलिए वहाँ पर एक बहुत बड़ा आइलैंड बनता है। जैसे आइलैंड आपको हमेशा पढ़ते आए होंगे कि आइलैंड हमेशा समुद्र में बनता है, समुद्र में बनता है, ओशियन में बनता है, लेकिन ब्रह्मपुत्र रिवर वर्ल्ड का यानी विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड, रिवर आइलैंड, इसको माजुली कहते हैं बेटा, माजुली आइलैंड, है ना, ये बनाता है वर्ल्ड का है बेटा। वर्ल्ड बिगेस्ट रिवर आइलैंड, है ना, ये कौन बना, माजुली, ये बहुत बड़ा रिवर है, ये बहुत बड़ा गांव भी है बेटा। ये बनाता कौन है, यही ब्रह्मपुत्र रिवर बना देती है ना। अब इसके बारे में इतना मान लीजिए कि यहाँ पे इलेक्शन के लिए अलग से आपको, जैसे हमारे यहाँ चुनाव होते हैं तो एक विधानसभा क्षेत्र बनाई जाती है, तो इसके लिए अलग से आपका इलेक्शन सेक्टर बनाया जाता है यहाँ पर, बहुत बड़ा क्षेत्र है ना। और अभी आपने सुना होगा बहुत जल्दी में कि हमारे पीएम जी ने एक नई नदी क्या नाम है, ब्रिज का, है ना, वहाँ पे लोकार्पण किया। तो ऐसे बहुत सारी ब्रिज, जैसे ढोला सदिया हो गया, है ना, ढोला सदिया, बोगी पुल, है ना, भूपेन हजारिका, ये कुछ रिवर्स के ऊपर जो आपके जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इसके ऊपर क्या बनाया गया है, ये बनाया गया है ब्रिज, जो हमारे लिए यानी सिविल के साथ साथ डिफेंस के क्षेत्र में भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उधर चाइना का बॉर्डर आ जाता है जब, तो चाइना ने बॉर्डर तक तो अपने रोड को काफ़ी अच्छे से डेवलप कर रखा है बहुत पहले से, बट हमारे यहाँ ऐसा पॉसिबल नहीं था। ये पॉसिबल नहीं था तो जो हमें जो है, अभी मान लीजिए कोई हमें सैनिक पहुंचाना हुआ, सैनिक सहायता पहुंचानी हुई या कोई राशन पहुंचाना हुआ फूड के लिए, तो हमें बहुत समय लगता था, बहुत घूम के जाना पड़ता था, क्योंकि रिवर के ऊपर कोई वे था नहीं, कोई आने जाने का रास्ता था नहीं। लेकिन इस ब्रिज के बनने से कम 9 से 10 घंटे की हमारी बचत हो रही, क्योंकि हम डायरेक्ट जो है अपनी जो बॉर्डर लाइन है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमने बहुत अच्छा इस जो पुल बना है ये बड़ा भी है, ऐसा नहीं है, 9.2 किलोमीटर समथिंग इसकी लेंथ है, ठीक है। बोगीपुल पुल हो गए, ढोली सदिया पुल हो गए, भूपेन हजारिका पुल हो गए, तो ये कुछ ऐसे रिवर ब्रिज बनाए गए हैं जो हमारे इसी सामरिक क्षेत्र के साथ साथ हमारे डिफेंस के लिए के साथ साथ हमारे जो पब्लिक है उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है। ये आगे बढ़ते हैं बेटा, हम इंडस की बात कर लेते हैं बेटा, हम इंडस रिवर सिस्टम की बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं इंडस रिवर इसमें कहाँ बहती है, कहाँ फ्लो होती है, इंडिया के सिर्फ कश्मीर में, है ना, और बाकी जो है कहाँ जाती है, पाकिस्तान में। बात समझ आ रही है।
इंडिया के सिर्फ कश्मीर में बहती है, बाकी पूरे पाकिस्तान में इंडस वैली यानी इंडस रिवर बहती है। और आपने पढ़ा भी होगा इंडस रिवर वैली है ना, सिंधु सभ्यता आपने पढ़ा था। इसी नदी के किनारे जो है वो सारी नदियाँ क्या हुई थी, मतलब जो आपके पुराने शहर थे डेवलप हुए थे, है ना। और आपको ये भी पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब खुदाई हुई, जब माइनिंग हुई, तब जितने भी शहर निकले सारे पाकिस्तान में, चाहे हड़प्पा ले लो, मोहनजोदड़ो ले लो, ये चौंदड़ो ले लो, ये सारे जो है मेहरगढ़ है, ये सारे आपके जो है पाकिस्तान में इस समय पाए जाते हैं, प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में है। बट अगर हम तत्कालीन भारत की बात करेंगे, तत्कालीन समय की बात करेंगे, तब इंडिया में था, क्योंकि इसकी जो फॉर्मेशन हुआ था 1921 और 22 के आसपास हुआ था। तब तो यहाँ पे इंडिया ही था ना टोटली, भारत पाकिस्तान तो था नहीं, सिर्फ भारत था। बट 1947 के पश्चात जब डिवाइडेशन होता है तो एक इंडिया बन जाता है और एक पाकिस्तान बन जाता है ना। तो इस प्रकार तो जो यहाँ पर इंडियन वैली है, तो ये तो इंडिया में बहुत ज़्यादा इसका फर्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान में इसका बहुत बड़ा विस्तार है। इसने पाकिस्तान का मेन रिवर सिस्टम है बेटा ये, क्योंकि सारी रिवर इसी में जाके मिल जाती है। ये मेन रिवर सिस्टम है देखा जाए, और ये पूरे पाकिस्तान में सप्लाई करती है किसकी, वाटर की। और किसके लिए सप्लाई करती है, चाहे वो ड्रेनेज की बात कर लो, चाहे वो सीवेज की बात कर लो, चाहे आप एग्रीकल्चर के लिए बात कर लो, चाहे बिजनेस के लिए बात कर लो, किसी भी पर्पज की अगर बात करते हैं, एमपीवी यानी मल्टीपर्पज की बात अगर करते हैं, तभी ये इंडस रिवर वैली या इंडस रिवर सिस्टम पाकिस्तान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समझ में आ रही बात। हम आगे बढ़ते बेटा, क्योंकि पाकिस्तान का पार्ट हमारे यहाँ ज़्यादा है नहीं, इसलिए इस पर ज़्यादा हम फोकस नहीं डाल रहे हैं। लेकिन हमने आपको इतना बता दिया है कि ये जो रिवर सिस्टम है या आपकी जो इंडस रिवर सिस्टम है, इसमें बहुत सारी रिवर निकलती है। मैंने आपको एक तरीका बताया था, JCBSR, मतलब झेलम, चिनाब, ब्यास, सतलज और रावी, है ना। ये पांचों नदियां जाके इंडस में मिलती हैं, अभी भी जाके उसी में मिलती हैं बेटा, इतना मान के चलिए। और इन ये 5 रिवर, एक सिंधु इक्वल टू टोटल 6 रिवर है, जिसमें से 3 रिवर भारत के हिस्से में, 3 रिवर पाकिस्तान के हिस्से में आती हैं। एक सिंधु मतलब समझौता हुआ था, उसमें कहा गया है कि जो रिवर पाकिस्तान में ज़्यादा बहती है, यानी जो ऊपरी रिवर है, ऊपरी रिवर जो है उनका 80% पानी कौन यूज करेगा, 80% वाटर पाकिस्तान यूज करेगा और 20% इंडिया यूज करेगा। और जो रिवर जो इंडिया से होकर गुजरती हैं, यानी जिसका सबसे ज़्यादा पार्ट इंडिया में पड़ रहा है, उसका 80% पार्ट पानी कौन यूज करेगा, इंडिया यूज करेगा, और बाकी 20% पाकिस्तान यूज करेगा। देखा जाए तो सतलज, उसके बाद ब्यास, उसका चिनाब, इन तीनों नदियों का पानी अगर देखा जाए तो इंडिया यूज करेगा। बाकी का जो है जैसे झेलम, यहाँ पे देख लेते हैं, और 80% पानी जो है इंडस, और क्या है आपका रावी और झेलम। झेलम कहाँ, कश्मीर में बह रही है। रावी क्या, ये लाहौर साइड में बहती है। इंडस आपका जा ही रही है। तो तीनों पानी का सबसे ज़्यादा पानी कौन यूज करेगा, पाकिस्तान। लेकिन अगर इसका चाहे तो भारत 20% पानी यूज कर सकता है ना, लेकिन आज तक कभी इसने पानी यूज किया नहीं है। और ये जो है इंडिया जो है इन नदियों का 80% पानी यूज करेगा, 20% पानी छोड़ देता है पाकिस्तान के लिए, यानी बैराज बने हुए हैं, क्या डैम बने हुए, पानी छोड़ देता है कि अपनी एग्रीकल्चर के लिए सारी जो वाटर सप्लाई है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है वाटर की, वो पूरी कर सकता है। तो इसके लिए उसने जो है भारत अपने हिस्से का पानी यूज करने के बाद दे देता है, लेकिन अभी तक जो ये 3 नदियां हैं, इन 3 नदियों का उसने 20% भी पानी यूज नहीं किया है। इसीलिए इस पर इंडिया जो है अब इस 20% पानी को यूज करने का प्लान बना रहा है, एक्शन प्लान बना रहा है, इसको हम यूज कैसे करें, यूटिलाइज कैसे करें। इसलिए इस पर डैम बनाने का सोच रहा है, या आर्टिफिशियल लेक बना के पानी को मोड़ा जाए, जिससे जिन हमारे इंडिया की जो पार्ट जहाँ पे पानी की कमी है, वाटर नहीं मिलता है, सब वाटर सप्लाई नहीं हो पाती है, जो डेजर्टिफिकेशन जहाँ बढ़ता जा रहा है, यानी डेजर्ट हैं, वहाँ पर इन वाटर को सप्लाई करके कैनाल के द्वारा, रिवर के द्वारा, कैसे भी करके वहाँ पर हम क्या कर सकें, उसको वहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन यानी हरित क्रांति ला सकें।
इस प्रकार हम जान सकते हैं। आगे आगे बढ़ते बेटा हम बच्चों, हम अब बात करते हैं प्लेटो की, है ना। ये कैसा प्लेटो है? पेनिनसुलर, पेनिनसुलर प्लेटो ऑफ इंडिया। जैसे आप अच्छी तरह जानते हैं बेटा, अगर इंडिया को दो भाग में डिवाइड करें तो ऐसे डिवाइड होता है ना। ऐसे डिवाइड होता है। तो अगर हम डिवाइडेशन कर दिया जाए तो ऐसे डिवाइड हो जाएगा, ऐसे, है ना। ये क्या बना देता है अपना, आपका एक ट्रायंगुलर शेप में बनता है ना। और यही पार्ट, ये जो आपका प्लेटो होता है, ये आपको इंडिया यानी नॉर्थ इंडिया में और ये साउथ इंडिया में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। तो जो आपका ये नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया हो गया, तो हमने यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन और नॉर्दर्न माउंटेन पढ़ा दिया। अब हम बात करते हैं साउथ इंडिया की। ये जो प्लेटो है बेटा, ये जो प्लेटो है ये किससे बना हुआ है? ये विभिन्न प्रकार की चट्टानों से मिलकर बने हुए हैं। प्लेटो बना हुआ है, ये इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। कैसे? देखिए, पहली बात तो यहाँ पे वल्केनो आ सकता है, वल्केनो से फॉर्मेशन हुआ है। जब वहां से ब्लैक सॉइल या बेसाल्ट जो रॉक होती हैं, है ना, उनसे भी ग्रेनाइट रॉक से, है ना, ये बहुत सारे हैं। जैसे ब्लैक सॉइल में बनता है बेसाल्ट रॉक, ग्रेनाइट रॉक, इनकी वजह से ये बनती है। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि यहाँ पर फिर कभी इन केस हजारों साल पहले, लाखों साल पहले यहाँ पे क्या रहा होगा? माउंटेन। लेकिन इरोजन होते हुए, विंड इरोजन के साथ इरोजन से क्या हो जाता है बताइए, ये सारे जो आपके माउंटेन हैं ये क्या हो गए? कट गए और क्या बना देते हैं? प्लेटो। प्लेटो बन जाता है इरोजन से, है ना। सपोज करिए, मान लीजिए ये आपका माउंटेन है ना। यहाँ से एयर जा रही है, ऐसे टकराएगी, तो पहले ये वाला पार्ट ऐसे ऐसे रिमूव होता जाएगा। और मैंने आपको एक बार नहीं हजारों बार बताया है, मैंने एक बार नहीं आपको कई बार बताया है बेटा, कि जो पार्ट मैदान से ऊंचा हो और माउंटेन नीचा हो, वो क्या कहलाता है? आपका प्लेटो कहलाता है। जो किनारों पर तीव्र ढाल होते हैं, किनारों पर जो टेबल लाइक एक सरफेस होती है, उसे क्या कहा जाता है? प्लेटो। तो ये ऐसे बन जाएगा। तो ये जहाँ पहले खूब मोटा था, धीरे धीरे वो चौड़ा होता जाता है, उसकी ऊंचाई कम होती जाती है, उसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार प्लेटो का निर्माण होता है। हाँ, अगर देखा जाए तो ये मिनरल के जो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, यहाँ पे मिनरल्स जो है जो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, चाहे वो कैसे भी मिनरल हो। जैसे अगर हम आयरन की बात करें, कोल की बात करें, है ना, पेट्रोलियम की बात करें, गोल्ड, सिल्वर, है ना, उसके बाद माइका, तो बहुत सारे बेटा ऐसे जितने भी आपके मिनरल्स हैं, उन सारों की जो प्रचुर मात्रा में जो स्टोरेज है वो बहुत ही अधिक मात्रा में बेटा। तो ये आपके क्या नाम है? मिनरल हुए। अच्छा, ये जो आपका प्लेटो है ये किस एरा का है? यानी एरा मतलब एज, किस एज का है? ये गोंडवाना लैंड का है, गोंडवाना लैंड का है बेटा, गोंडवाना एरा का है ना। जब, क्योंकि मैंने आपको बार बताया था कि लास्ट वीडियो में कि पहले इंडिया साउथ अफ्रीका का पार्ट था, यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पार्ट है। लेकिन जब वहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स ब्रेक होती हैं, उसमें बदलाव आता है, तो धीरे धीरे खिसकते हुए आगे बढ़ती हैं और आके टेथिस सागर जहाँ पर है वहीं पर वो टकरा जाता है। उसके बाद वहाँ पर जब टकराता है तो जो वहाँ पे सागर था वो सागर खत्म हो जाता है। वहाँ की जो तली में, उसके जो सरफेस में नीचे
तलहटी में जो कीचड़ मिट्टी गाद होता है वो तेजी के साथ एलिवेशन के द्वारा, यानी उसमें इतनी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है कि वो एलिवेटेड होकर ऊपर उठ जाता है, और जैसे लिफ्ट के तरीके से वो ऊपर उठ जाता है और कुछ पार्ट नीचे धंस जाता है। तो जो पार्ट नीचे धंस जाता है वो वैली बन जाती है, घाटी बन जाती है, जो पार्ट ऊपर उठ जाता है वो माउंटेन बन जाता है। और कुछ पार्ट ऐसे होते हैं धीरे धीरे उसमें फॉर्मेशन होता गया और उसके बाद अभी भी उसमें नदियाँ निकल रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कुछ नदियाँ, देखिए नदियाँ मैंने आपको एक बार शायद बताया भी था कि नदियों का फॉर्मेशन, कुछ नदियाँ तो हिमालय के फॉर्मेशन के पहले से है। जो नदियाँ मैंने आपको बताया, रिवर मैंने आपको बताई कि इंडस रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, ये जो है हिमालय के फॉर्मेशन से पहले से है। और जो गंगा रिवर है ये हिमालय बनने के बाद है। हिमालय का फॉर्मेशन जब हो गया, जब हिमालय बन गई, उसके बाद ही नदी निकल रही है। तो नदियों के फॉर्मेशन के क्वेश्चन इस तरह में पूछे जाते हैं कि कौन सी रिवर ऐसी है कि जो हिमालय के बनने के बाद बहती है, यानी इसको हम कहते हैं नॉर्थ साइड या साउथ साइड, है ना। इसको हम उत्तरवर्ती या पूर्ववर्ती, प्री या पोस्ट भी कह सकते हैं कि कौन सी नदी पहले आई, कौन सी नदी बाद में आई। तो क्वेश्चन पूछने के बहुत सारे तरीके होते हैं बेटा। तो हम बात कर रहे थे कि जो है गोंडवाना लैंड की, तो गोंडवाना लैंड जो आपका है ये कहीं ना कहीं आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट से मैच करता है, क्योंकि पार्ट उसी का था, अफ्रीका में गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो हम कहीं ना कहीं गोंडवाना लैंड से ही जुड़े हुए हैं। तो अर्थ पर, यानी अगर देखा जाए इंडिया के फिजिकल फीचर के जितनी भी प्लेट्स हैं, अर्थ के पर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरी इंडिया की बात कर रहा हूँ, अर्थ की बात नहीं किया मैंने सिर्फ इंडिया की बात की है कि इंडिया पे जितने भी प्लेट्स हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी प्लेट्स हैं, ये सारी प्लेट्स गोंडवाना लैंड की हैं। और प्लेटो की बात करेंगे तो गोंडवाना लैंड कालीन प्लेटो है, ये उस समय की एज का है ये। और इस प्रकार जो माउंटेन होते हैं धीरे धीरे विंड इरोजन होते होते वो पहले समाप्त हो गए। जैसे आपका देखा जाए अरावली पर्वत, ये बहुत प्राचीन, हिमालय से भी प्राचीन है, विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में माना जाता है अरावली माउंटेन, जो आपके राजस्थान में है। और इसी का फॉर्मेशन आपकी दिल्ली और कहाँ तक है, हरियाणा तक है। मैंने आपको कई बार बताया है कि अरावली माउंटेन जो वैली है, जो माउंटेन रेंज है, ये राजस्थान से लेकर आपका दिल्ली हरियाणा तक फैला हुआ है। यहाँ तक कि जो बना हुआ प्रेसिडेंट हाउस बना हुआ है वो भी रायसीना हिल्स पर। रायसीना हिल्स एक प्रकार की अरावली पर्वत जो रेंज है, माउंटेन रेंज है, उसी का पार्ट है, उसी को कट करके बनाया गया है। बात समझ आ रही है। उसके पश्चात जैसे आपका रेड फोर्ट बना या संगमरमर, ये सब उसी अरावली रेंज के पहाड़ियों से लेकर लाए जाते हैं। वो जो जितने भी पत्थर हैं, ये सारे पत्थर, स्टोन, रेड सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर, संगमरमर, ये सारे के सारे उसी अरावली रेंज से लाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए काफ़ी फॉर्मेशन, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार जो आपका प्लेटो रीजन है, ये कहीं न कहीं जो मिनरल्स हैं इसकी अधिकता से एकदम भरे पड़े हैं। तो अगर इंडिया में देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया में अगर नॉर्दर्न प्लेन और नॉर्दर्न माउंटेन पाया जा रहा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा अनाज उगाया जाता है, तो साउथ इंडिया पार्ट में सबसे ज़्यादा आपके खनिज पाए जाते हैं, जिससे दोनों का बैलेंस बराबर है। क्योंकि अनाज के बिना ये लोग नहीं रह पाएंगे और बिना मिनरल्स के बिना, बिना खनिज के बिना ये लोग नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। दोनों का बैलेंस बराबर है हमारे यहाँ देखा जाए तो। हम फार्मेशन करते हैं अनाजों का, तो साउथ इंडिया पार्ट में उसका डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वहाँ चावल उगाया जाता है, तो नारियल उगाया जाता है, हमारे यहाँ फ्रूट्स या और भी अदर ग्रेन्स उगाई जाती हैं, है ना, प्रोड्यूस की जाती हैं। तो इस प्रकार हमारा ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडिया एक समृद्ध, एक बहुत ही अच्छा डेवलप्ड कंट्री बनने के कगार पर है और बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। तो हम बात कर रहे थे बेटा कि ये जो हमारा फॉर्मेशन हुआ, मैंने आपको बताया पेनिनसुलर रीजन में, ये आपका क्या कहलाता है, प्लेटो रीजन, है ना। प्लेटो में मैंने आपको बताया बहुत प्रकार के आपके क्या नाम है मिनरल भी पाए जाते हैं, आयरन, कोल, पेट्रोलियम, गोल्ड, सिल्वर, माइका, है ना। तो ये सब कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये कहीं, और ये बात और भी है, कहीं मोटे भी हैं, कहीं पतले भी हैं, ये भी है कि ऐसा नहीं है कि सब जगह प्लेटो एक समान है। कहीं प्लेटो बहुत मोटा है, यानी उसकी जो प्लेट है बहुत मोटी है, तो कहीं बहुत पतली है। बात समझ आ रही बेटा। और लगभग कितने इलाकों में फैले हुए हैं, जैसे आप देख लीजिए एमपी में है, कर्नाटका में है ना, उसके बाद तमिलनाडु में है, तमिलनाडु, उसके बाद है तेलंगाना,
उसके बाद आपका ये केरला है ना, आंध्र प्रदेश, और भाई झारखंड, छत्तीसगढ़, उसमें उड़ीसा है ना। ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर है ना, महाराष्ट्र भी आता है। तो ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर ये जो आपके मिनरल्स हैं ये बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, है ना। तो ये आप जान लीजिए। तो बेटा आज हमने आपको दो टॉपिक पढ़ाया। मैंने आपको पढ़ाया आज नॉर्दर्न प्लेन्स। हमने आपको आज पढ़ाया नॉर्दर्न प्लेन्स और साउदर्न प्लेटूज, है ना, प्लेटू का सिस्टम, पेनिनसुलर प्लेटू, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको भारत के अदर फिजिकल फीचर के बारे में आपको पढ़ाएंगे बेटा। सो थैंक यू सो मच बेटा, आप लोग पढ़ते रहिए और सभी लोग अपने अपने वर्क कंप्लीट करने के पश्चात ग्रुप में जरूर सेंड करेंगे।